प्रस्तावना शाम का वक्त था। दिल्ली के पौश इलाके साकेत में बने एक आलीशान बंगले की खामोशी को सिर्फ हल्की हल्की हवा की सरसराहट और दूर कहीं भौंकते कुत्तों की आवाज तोड़ रही थी। बंगले की दूसरी मंजिल पर एक शीशे की खिड़की के पास खड़ी थी शोभा मल्होत्रा। 55 की उम्र, चेहरे पर रौबदार तेज, लेकिन आंखों में एक अजीब सा तनाव। वो नीचे बगीचे में टहल रही अपनी बहू अनन्या को देख रही थी। अनन्या, जिसकी शादी शोभा के इकलौते बेटे राघव के साथ हुए अभी 2 साल ही हुए थे। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता था। एक सुखी परिवार, पैसा, शोहरत और रसूख। लेकिन इस बंगले की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा पक रहा था जो किसी को नहीं दिख रहा था। एक आग थी जो धीरे धीरे सुलग रही थी। एक सास और एक बहू के बीच की दुश्मनी खून की प्यास में बदल चुकी थी। पहला दृश्य, शुरुआत अनन्या, परम रसोई में देख तो नौकरों ने खाना ठीक से बनाया है कि नहीं। शोभा की आवाज में मिठास थी, लेकिन उस मिठास के पीछे एक ठंडक थी जो अनन्या से छुपी नहीं थी। जी मम्मी जी, अभी देखती हूं, अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी थी। वो जानती थी कि यह मासूम सा अनुरोध सिर्फ एक बहाना था। शोभा को रसोई की चिंता नहीं थी, उसे बस अनन्या को नीचा दिखाने का मौका चाहिए था। रसोई में पहुंचते ही अनन्या ने देखा कि सारी चीजें बिखरी पड़ी थीं। नौकरानी राधा, जो पिछले 15 सालों से मल्होत्रा परिवार के साथ थी, चुपके से अनन्या के पास आई। मेम साहब, मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, लेकिन मालकिन ने मुझे सब उलट पुलट करने को कहा। बोली, अनन्या को लगना चाहिए कि तूने कुछ गड़बड़ की है। राधा की आवाज में डर था। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। राधा, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। ये छोटी छोटी हरकतें अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थीं। पृष्ठभूमि, सास बहू की जंग शोभा मल्होत्रा एक मशहूर बिजनेस वुमन थी। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन, जिसकी दिल्ली और मुंबई में कई फैक्ट्रियां थीं। उनके पति राजेश मल्होत्रा की मृत्यु 10 साल पहले एक कार दुर्घटना में हो गई थी। तब से शोभा ने अकेले ही परिवार और कारोबार को संभाला था। उनका बेटा राघव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी मां के बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। राघव की शादी अनन्या से एक लव मैरिज थी जो शोभा को कभी पसंद नहीं आई। अनन्या एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वो एक टैलेंटेड इंटीरियर डिजाइनर थी जिसने अपनी मेहनत से दिल्ली के अमीरों के बीच अपनी जगह बनाई थी। लेकिन शोभा को अनन्या का ये आजाद ख्याल रवैया कभी नहीं भाया। शोभा को लगता था कि अनन्या ने राघव को अपने जाल में फंसाया है। दूसरी तरफ अनन्या को शोभा की तानाशाही और हर बात में दखलंदाजी से सख्त नफरत थी। दोनों के बीच की तनातनी अब छुपी नहीं थी। घर में हर कोई जानता था कि सास और बहू की यह जंग किसी दिन बड़ा तमाशा करवाएगी। दूसरा दृश्य, रहस्य की शुरुआत रात के 11 बजे। मल्होत्रा हवेली में सन्नाटा था। राघव अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था और अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। अनन्या पंडा अपने बेडरूम में थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने अपने फोन में एक मैसेज टाइप किया, आज रात को 11 बजे गार्डन के पीछे। मैसेज भेजने के बाद उसने फोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया और चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली। वहीं शोभा अपने स्टडी रूम में थी। उनके सामने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खुला हुआ था। उसमें कुछ कागजात, एक पुरानी तस्वीर और एक छोटा सा लॉकेट था। शोभा की आंखें उस तस्वीर पर टिकी थीं। तस्वीर में एक जवान औरत थी जो अनन्या से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। शोभा ने लॉकेट को अपने हाथ में लिया और बुदबुदाई, तूने जो किया उसकी सजा तुझे मिलेगी अनन्या। तभी बाहर से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। शोभा ने जल्दी से बक्सा बंद किया और खिड़की की तरफ भागी। बगीचे में अंधेरा था, लेकिन दूर एक छाया दिखी जो तेजी से बंगले की दीवार की तरफ जा रही थी। शोभा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने फोन से गार्ड को कॉल किया, राम सिंह, देखो कोई बगीचे में है। तीसरा दृश्य, लापता नौकरानी सुबह के 7 बजे। मल्होत्रा हवेली में हड़कंप मचा हुआ था। राधा, नौकरानी जो पिछले 15 साल से इस घर में थी, रात को अचानक गायब हो गई थी। उसका सामान जो क्वार्टर में रखा था गायब था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। अनन्या और शोभा दोनों रसोई में खड़ी थीं और माहौल में तनाव साफ झलक रहा था। मम्मी जी, राधा को आपने रात को बुलाया था ना?
उसने मुझे बताया था कि आपने उसे कुछ काम के लिए कहा था। अनन्या ने शोभा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में शक था। शोभा ने भवें चढ़ाई। मैंने तो उसे रात को कुछ नहीं कहा। तुम क्या कहना चाह रही हो अनन्या? मैं कुछ नहीं कह रही मम्मी जी, लेकिन राधा ने मुझे मैसेज किया था कि आपने उसे गार्डन के पास बुलाया था। अनन्या ने अपने फोन में राधा का आखिरी मैसेज दिखाया। शोभा ने मैसेज पढ़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है, मैंने उसे कोई मैसेज नहीं किया। लेकिन अनन्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो फिर राधा गायब क्यों हो गई मम्मी जी? और रात को गार्डन में वो छाया कौन थी? चौथा दृश्य। पुलिस का दखल। दोपहर तक राधा का कोई अता पता नहीं चला। राघव ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह, एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर, अपने 2 कांस्टेबल के साथ मल्होत्रा हवेली पहुंचे। अजय की उम्र करीब 40 साल थी और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर झूठ को पकड़ लेती थी। तो मिसेस मल्होत्रा, अजय ने शोभा से बात शुरू की। राधा कब से आपके यहां काम कर रही थी? 15 साल से, शोभा ने जवाब दिया। प्रस्तावना मल्होत्रा हवेली की दीवारें अब खामोश नहीं थीं। हर कोने में साये मंडरा रहे थे और हर साये के पीछे एक अनकहा राज छुपा था। राधा की हत्या ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह की पैनी नजरें शोभा और अनन्या के बीच की उस अदृश्य जंग को भेदने की कोशिश कर रही थीं, जो अब खून की स्याही से लिखी जा रही थी। विक्रम के अचानक सामने आने और राधा की ऑडियो रिकॉर्डिंग ने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया था। सुनीता का लॉकेट, जो अब पुलिस के कब्जे में था, इस पूरे रहस्य की कुंजी लग रहा था। लेकिन सवाल यह था, क्या शोभा सच बोलेगी? और अनन्या, जो हर कदम पर शोभा को चुनौती दे रही थी, वो कितना सच छुपा रही थी? पहला दृश्य। थाने में टकराव। थाने का पूछताछ कक्ष। मेज पर रखा लॉकेट और राधा की ऑडियो रिकॉर्डिंग का टेप। सामने बैठी थी शोभा मल्होत्रा, जिनके चेहरे पर अब वो रौब नहीं था जो पहले दिखता था। उनकी आंखों में एक अनजाना डर था। अनन्या दूसरी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी मुद्रा शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो इस खेल में एक कदम आगे थी। विक्रम, राधा का भाई, दीवार के सहारे खड़ा था और उसकी नजरें शोभा पर टिकी थीं। इंस्पेक्टर अजय ने रिकॉर्डिंग फिर से चलाई। राधा की कांपती आवाज कमरे में गूंजी। मुझे डर है कि वो मुझे मार डालेंगी। वो लॉकेट सुनीता का है और उसमें एक ऐसा राज छुपा है जो इस घर को तबाह कर देगा। अजय ने टेप बंद किया और शोभा की तरफ देखा। मिसेस मल्होत्रा, अब वक्त आ गया है। सुनीता कौन थी और ये लॉकेट क्यों इतना अहम है? शोभा ने एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां मेज पर थरथरा रही थीं। सुनीता मेरी नौकरानी थी। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजों में पड़ गई थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। कैसी चीजें? अजय ने दबाव बनाया। शोभा ने नजरें झुकाईं। वो मेरे पति राजेश के साथ कुछ ज्यादा ही करीब हो गई थी। मुझे गुस्सा आया। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि वो मेरे परिवार से दूर रहे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अनन्या ने तुरंत टोका, तो आपने उसे मार डाला? शोभा ने अनन्या की तरफ आग उगलती नजरों से देखा। मैंने किसी को नहीं मारा। सुनीता ने आत्महत्या की थी। उसकी डायरी में लिखा था कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। अजय ने शोभा को बीच में रोका। लेकिन उसकी डायरी में यह भी लिखा था कि वो आपसे डरती थी। उसने लिखा था कि आपने उसे धमकी दी थी और अब राधा की हत्या। दोनों की कहानी में एक समानता है, वो लॉकेट। विक्रम, जो अब तक चुप था, बोल पड़ा। राधा ने मुझे बताया था कि उसने वो लॉकेट आपके स्टडी रूम में देखा था मिसेस मल्होत्रा। उसने कहा था कि वो लॉकेट सुनीता का था और उसमें कुछ ऐसा था जो आप नहीं चाहती थीं कि कोई जाने। शोभा का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं नहीं जानती तुम किस लॉकेट की बात कर रहे हो। अजय ने लॉकेट को मेज पर रखा। तो फिर ये लॉकेट आपके स्टडी रूम में क्या कर रहा था? और गार्डन में मिले खून के धब्बों का क्या? वो राधा का खून था। अनन्या ने चुपके से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अजय की नजरों से नहीं बचा। दूसरा दृश्य। अनन्या का रहस्य। रात के 2 बजे अनन्या अपने बेडरूम में थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज था, लॉकेट मेरे पास है, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अनन्या ने जल्दी से जवाब टाइप किया, तुमने वादा किया था कि तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे। दूसरी तरफ से जवाब आया, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी,
तो मैं सब कुछ बता दूंगा। अनन्या ने फोन को बिस्तर पर फेंक दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि वो एक खतरनाक खेल में फंस चुकी थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने ड्रॉअर से एक छोटा सा डायरी निकाला। डायरी में कुछ पुराने कटिंग्स थे, अखबार की कतरने जो सुनीता की मौत से जुड़ी थीं। एक कतरन में लिखा था, मल्होत्रा हवेली की नौकरानी की रहस्यमयी मौत, पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज किया। अनन्या ने डायरी बंद की और बुदबुदाई, सुनीता, तुमने जो शुरू किया था मैं उसे खत्म करूंगी। तीसरा दृश्य, अतीत का पर्दा। अगले दिन इंस्पेक्टर अजय ने सुनीता की मौत के पुराने केस को दोबारा खोलने का फैसला किया। उसने अपने एक पुराने दोस्त, फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर रमेश को बुलाया। रमेश ने सुनीता की ऑटोप्सी रिपोर्ट दोबारा जांची। अजय, ये केस उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है, रमेश ने कहा। सुनीता की गर्दन पर कुछ निशान थे जो गला दबाने की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन उस वक्त पुलिस ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। और लॉकेट? अजय ने पूछा। लॉकेट के अंदर एक छोटा सा चिप था, उसमें कुछ डेटा स्टोर था। हमने उसे डिकोड किया, उसमें एक ऑडियो फाइल है। रमेश ने ऑडियो चलाया। उसमें एक औरत की कांपती आवाज थी, मुझे छोड़ दो शोभा जी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना। अजय की आंखें सिकुड़ गईं। यह सुनीता की आवाज है और वो शोभा से डर रही थी। लेकिन बच्चा? सुनीता का कोई बच्चा था? रमेश ने जवाब दिया, रिकॉर्ड्स के मुताबिक सुनीता की कोई संतान नहीं थी, लेकिन हो सकता है वो गर्भवती थी। अजय ने तुरंत शोभा को थाने बुलाया। मिसेस मल्होत्रा, सुनीता गर्भवती थी? और अगर हाँ तो बच्चे का बाप कौन था? शोभा ने नजरें फेर ली। मुझे नहीं पता, वो मेरे पति के साथ थी। शायद वो बच्चा राजेश का था। अजय का दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर सुनीता गर्भवती थी और शोभा को यह बात पता थी, तो क्या शोभा ने सुनीता की हत्या की थी? और राधा को इस राज का पता कैसे चला? चौथा दृश्य, विक्रम का सच। विक्रम को दोबारा थाने बुलाया गया। अजय ने उससे सीधा सवाल किया, विक्रम, तुम राधा के भाई हो, ये तो ठीक है, लेकिन तुम मल्होत्रा हवेली के बारे में